आप स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग? हाँ, कर दिया। मैं करने जा रही थी इसलिए मैं बोली ठीक है, स्टार्ट करते। ठीक है। हाँ, स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो आज हम लोग को बात करना है ना कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जिससे हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि पृथ्वी की उत्पत्ति हाँ। कैसे हुई, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि महासागर जो है ना, ये महाद्वीप का उनका निर्माण कैसे हुआ, उन सब चीजों को हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो सेल है, ठीक है, और जो खनिज है, और खनिज भी किस टाइप के पाए जाते हैं, उसमें भी धात्विक खनिज के बारे में हम लोगों ने देखा। सेल के भी बारे में देखा, जैसे आग्नेय सेल, कांतिज सेल, इनके बारे में, ठीक है, और सादी सेलों के बारे में देखा कि कैसे हाँ। कैसे उनका निर्माण हुआ। ठीक है। अब इसको जानने के बाद हम ये चीज तो जानेंगे ना भैया, कि जो जिस धरातल पे अगर हम रहते हैं, है ना, तो वो धरातल का कहीं पे समतल दिखता है, कहीं पे असमतल दिखता है ना, तो इसके पीछे के क्या कारण है, ठीक है, और इसके लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारक हो सकते हैं ना, इन सब चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि उसके लिए जो अंतर्जनित मतलब जो आंतरिक कारक क्या क्या है, उसके लिए जो मतलब हमारी जो जमीन है ना, कहीं पे समतल दिखती है, हम्म। समतल दिखती है। और अगर बात करें कि जो बाह्य कारक, उसके लिए कौन कौन से कारक है जो फैक्टर रहे हैं, है ना, तो इन सब चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करने का कोशिश करेंगे और समझेंगे कि अच्छा। ये जो चीजें हैं वो कैसे घटित होती हैं और कैसे कैसे मतलब चीजें बनती हैं ना। तो आज उसी के बारे में हम ओके। लोग अध्ययन करेंगे। ओके, डन। हम्म। डन। देखिए, तो धरातल असमतल क्यों है, हम इसके बारे में जा रहे हैं अध्ययन करने। तो जैसे भूप्रपट्टी की बात करें तो वो गत्यात्मक है। गत्यात्मक मतलब होता है गतिशील है, ठीक है। वो मतलब कि क्या, हम लोग जैसे देखे ही है ना, जो हमारी भूप्रपट्टी है, ऊपर ऊपरी भाग है, चाहे पूरा पृथ्वी देखो, वो तो क्या गतिशील है, घूमती है ना, चलायमान है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो हम बात करते हैं, जो पृथ्वी हमारा है ना, एक तो ऊर्ध्वाधर है, एक तो हो जाएगा क्षैतिज, है ना। दिशाओं में क्या होता है, संचलित होती है, और निश्चित तौर पर ये भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचालित होती थी। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो पास्ट में जो था, ये थोड़ा सा और स्पीड से क्या होता था, संचलित होती थी। और भूप्रपट्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मतलब अगर हम जब बात करते हैं ना कि जो भूप्रपट्टी है उसका जो निर्माण हुआ, उस निर्माण करने के लिए क्या चीज हुआ, जो भूप्रपट्टी का निर्माण होता है तो हम कैसे निर्माण की बात करते हैं, जो आंतरिक जो कारक है, आंतरिक कारक जैसे ज्वालामुखी फटी है ना, उसी के ऊपर मतलब क्या निकला, उसमें लावा निकला। लावा क्या जो निकला, तो वो इतना मजबूत नहीं है। मतलब क्या हो सकता है वो, ये है मतलब कि कभी मतलब मजबूत भी थोड़ा और थोड़ा सा कम मजबूत है ना। तो उसकी हम लोग बात कर रहे थे, कल उसके बारे में बात किया था, जैसे पृथ्वी का आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे, उस टाइम भी हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। तो क्या चाहिए, भंगुर है ना, कि मतलब उसका अगर थोड़ा सा उस पर ज्यादा दबाव पड़ेगा तो वो चीज टूटने का चांस रहता है। इसमें हम बात करते हैं कि जैसे जो चीज अंदर से आया बाहर वो चीज फैला, तो हम इसके लिए क्या मानते हैं कि जो आंतरिक बलों में पाए जाने वाला अंतर ही पृथ्वी की बाहरी सतह में अंतर के लिए उत्तर। अगर जिस वजह से हम पृथ्वी के अंदर में बात करें ना कि वो चीज डिफरेंस है, तो वही चीज तो बाहर आ रहा है, तो उसी के आधार पे तो हम बाहर में भी बोलेंगे ना, उसी की वजह से डिफरेंस हो रहा। तो मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। कि जो सूर्य हम बात कर रहे हैं, जो धरातल है ना, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा, सूर्य से हम ऊर्जा प्राप्त करता है ना, हमारा पृथ्वी करती है, द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। जो अब जो सूर्य है ना, उससे जो बहुत सारे ऊर्जा आता है ना, तो वो क्या, सूर्य वो हो गया बाह्य कारक, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर से कोई घटना थोड़ी घटित हो रहा है, वो तो उसके लिए बाह्य कारक हो हम्म। गया ना। तो क्या होता है, उससे भी वो प्रभावित होता है। प्रभावित किस मामले में, देखिए जैसे उसका ज्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है तो पृथ्वी ज्यादा गर्म हो रही, और गर्म होगी तो उसके पूरा मतलब क्या बोलते हैं, पूरा हमारा जीवन चक्र, हमारा जीवन, जो बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। ओके, हम्म। देखिए। हम्म। तो इसके बारे में मैं बता रही हूँ कि जैसे निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय है। मतलब बताया जा रहा है जो भी अंदर में जो घटनाएं घटती हैं वो अभी भी सक्रिय है, कि अंदर में जो घटनाएं घट रही, डेफिनेटली, क्योंकि ज्वालामुखी, अभी देखो ज्वालामुखी उद्गार होता है, अंदर से देखो भूकंप, ये सब जो घटनाएं घटित होती है, तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो आंतरिक जो बल है अभी भी हमारा सक्रिय। अगर वो चीज निष्क्रिय रहता तो ज्वालामुखी जैसी घटनाएं कैसे घटित होती, है ना। अंदर में कुछ हलचल तो हो रहा है, तभी तो वो बाहर चीज उसका निकल के आ रहा है। यद्यपि उनमें तीव्रता में अंतर है। मतलब क्या हो सकता है कि पहले जो ज्वालामुखी फटता था, वो सब उसका शायद उद्गार बहुत ज्यादा था, वो
भयानक तरह से फटता था, फटता भी था तो उसका जो उद्गार है बहुत ज्यादा निकलता। शायद उसका अभी जो मलबा निकल रहा है बाहर, उसका मतलब कि क्वांटिटी में कम हो गया होगा, है ना। चीजें जो होती हैं कि पहले इतना हाँ बहुत एरिया कवर करता है, वो शायद अभी नहीं करता होगा। मगर ऐसा तो आप नहीं कह सकते हो कि ये घटना घटित होना ही पूरी तरीके से बंद हो गया है। ऐसा तो आप नहीं कह सकते हो हाँ ना। हाँ, वही बात इसमें बताने सही की बात। कोशिश कर। हम्म। तो इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी के मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों, है ना, जो बाह्य बल एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है। जो पृथ्वी जो है ना, जो अगर हम बता रहे पृथ्वी का जो मंडल होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों जो कारक है दोनों से वो मतलब क्या होता है, प्रभावित होता है। और बाह्य बलों को बहिर्जनित तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। जो भी चीजें जो बाहर से जैसे घटनाओं से वो क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, वर्षा हो रही है, ठीक है, भूकंप आ रहा है ना, चक्रवात आ रहा है। चक्रवात तो आप बाहर में देखते हो, जैसे कि ज्वालामुखी फटना, है ना, जो प्लेटें जब टकराएंगी, ये सब जो चीजें हो रही है वो अंतर्जनित हो रही है, और उसका इफेक्ट क्या हो जा रहा है, बाहर में भी पड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि इसमें दोनों बल होते हैं ना, कि पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, अंतर्जनित भी बल और बाह्य जल, जैसे चक्रवात हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब बाह्य कारक हो गए, पर प्रभावित तो कर रहे हैं। जैसे मतलब सन का जो टेम्परेचर वो भी प्रभावित कर रहा है, पर वो बाह्य कारक हो गया, हुआ ना। तो इस टाइप से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और उसका हम देखते हैं कि जो बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है, जो बाहर में जो घटनाएं घटित होती है उसका परिणाम होता है। उसके बाद उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण, मतलब वियरिंग डाउन, तथा बेसिन, निम्न क्षेत्रों या गर्तों का भराव। मतलब थोड़ा इंग्लिश टर्म में ना भैया, ज्योग्राफी पढ़ना आसान होता है, पर इसमें हिंदी में थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। उभरी हुई जो उभरी हाँ हाँ, उभरी हुई मतलब कि ना उसका मुख जो है ना, उसका ऊपर का भाग जो उभरा होता है उसी को बोलते हैं उभरा हुआ, मतलब उठा हुआ भाग को। हुई भू आकृतियां, भू आकृति जैसे उठा हुआ भू आकृति का विघर्षण। विघर्षण मतलब क्या होता है, जैसे भू आकृति जो बड़े बड़े उठी, जैसे पहाड़ पर्वत बने, ये सब क्या है, भू आकृति ही तो है। भूमि का भी तो कुछ आकृति देखने को मिल रहा है। जो पठार है, पर्वत है, वो क्या हो गया, उभर गया है। मतलब जो समतल भूमि है उससे ऊंचा बन गया। उसी का विघर्षण क्या मतलब, उसी में वो चीज घर्षित हो रहा है, बार बार घर्षित हो रहा है, तो वो चीज कटेगा ना, वो चीज फिर कम होगा। जैसे हम देखते हैं ना, हिमस्खलन होता है, भूमि स्खलन, भू स्खलन होता है, तो उसमें क्या भूमि पिघल के कम, पिघल के सॉरी बोलते कट के कम होता है। तो वही सब चीजों के बारे में बता रहा है। तथा बेसिन, जो बेसिन या देखते हैं कि गर्त या गर्तों का जो भराव है ना, धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य के अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। मतलब ग्रेडेशन कहते हैं, मतलब तल संतुलन कहने का काम करते हैं। तो जैसे हम बात इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे बड़े बड़े गर्त भैया, जैसे बड़े बड़े गड्ढे, जैसे आप मेरियाना ट्रांची से बात करेंगे, तो जो वो घटना घटी तो वो क्या बाह्य कारक की वजह से घटा होगा, कि बहुत बड़ा जो उल्का पिंड आया होगा, चाहे कुछ बहुत बड़ा मतलब कोई प्लेनेट है, चाहे उससे टकराया होगा बहुत बड़ा उल्का पिंड, है ना। तो क्या हो गया, वो टकराया होगा तो पृथ्वी आप तो आएगा, तो अब पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी का कोई भाग को प्रभावित करेगा, और जिस भाग में गिरेगा तो वहां उसका उतना हीट वाला चीज रहेगा, तो उसको गड्ढा करेगा। अब गड्ढा करेगा, इतना धस जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, गर्त उठ का निर्माण हो जाएगा, बेसिन उसिन बन जाएगा। तो हम इसमें बात करते हैं, तो क्या बोल रहा है कि धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य के अंतर को कम करने को तल संतुलन कहते हैं। जो अपरदन, अपरदन मतलब क्या होता है, जो चीज वो पहले था उसका टूटना, टूटना बिखरना, उस चीज का हटना। जैसे आप अपरदन जैसे कैसे कहते हैं, जैसे मिट्टी का अपरदन हम कैसे कहते हैं, जैसे कि वहां पे जो जमीन है वहां पे बहुत ज्यादा पहले मिट्टी थी, अब वो हम कहते हैं मृदा का अपरदन हो रहा है। मतलब मृदा उड़ मतलब हवा के साथ चला जा रहा है या पानी के साथ चला जा रहा है, कि वहां पे जितनी मृदा थी वो कम हो रही है। तो वो क्या हो जाता है ना, अपरदन के माध्यम से उच्चावच, जो उच्चावच मतलब ऊंचे जो स्थान है के मध्य अंतर के कम करने को तल संतुलन कहते हैं। आई थिंक ये वाला समझ में आया होगा भैया। हाँ, ये तो मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया है। ओके। जैसे अब बात करेंगे कि अंतर्जनित शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं। मतलब जो भी अंतर्जनित जो शक्तियां होती है, जो भी निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती, सही बात है, या उनका निर्माण करती है, तथा इस प्रकार बहिर्जनित प्रक्रिया उच्चावच में भिन्नता को मतलब बराबर करने में असफल रहती है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अंतर्जनित क्रिया, जैसे ज्वालामुखी फटा भैया, वो निकला तो उसके लिए उद्गार निकलेगा ना, चाहे जैसे भूकंप फटा। आप देखिए समुद्र में क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटती है तो चारों तरफ इतना जो मलबा निकालेगा, वो क्या करेगा, वो जमीन को तो खड़ा करने की कोशिश कर रहा है ना, वो तो वहां पे इकट्ठा कर रहा है, तो इकट्ठा कर रहा है तो उसको ऊंचावच कर रहा है ना, उसको ऊंचा कर रहा है। तथा वही हम पढ़े हैं ना, और मतलब ऊपर उठाती तथा उनका निर्माण करती, सही बात है। अब हिमालय पर्वत ये सब जो चीजें देख रहे हो, कैसे उसका निर्माण होता है, इन्हीं वजह से तो निर्माण होता है। जैसे टापू जो बनते हैं या जो भी आप देखते हो द्वीप समूह बनते हैं, वो किन सब चीजों से, अंदर का जो मलबा है वही तो बाहर आके इतना हुआ है, तो उसके बाद बसते बसते वहां पे बस गया जगह।
तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रिया ऊर्जा भिन्नता को सम करने में असफल रहती है। अब देखिए, जो बहिर्जनिक जो प्रक्रिया है, जो बाहर जो घटनाएं घटती हैं, अब बताइए, तब ऊंचावच में जो भिन्नता होती है उसको क्या वो मतलब समतल कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? अब बाहर जैसे कि बाहरी कारक, जैसे सन, सन क्या कर देगा? कितना से कितना कर देगा? मान के वो हिमस्खलन, हिम हुआ है ना, उसको पिघला दिया, तो कितना वो क्या कर देगा? पूरा समतल कर पाएगा? अब जो ये सब बना है, मान के बात करते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से जैसे पर्वत ये सब बन गए, चाहे टापू उपू बन गए, उसको समतल कैसे करेगा? मान के कोई बाढ़ आएगा तो उसको समतल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वही जर्नी करके कहाँ कर पाती? तो वही बात इसमें करे, अतः भिन्नता तब तक बनी रहती जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते। मतलब एक दूसरे के जब तक वो विरोध में कार्य करते रहते, मान के वो बाढ़ ला रहा है और ये क्या कर रहा है, ज्वालामुखी उद्गार निकालते जा रहा है, तो कैसे समतल कर पाएगा? एक को तो मतलब दोनों को तो मतलब बैलेंस करना पड़ेगा ना। जब दोनों बैलेंस करेगा तब वो चीजें समतल हो पाएंगी, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। दोनों विरोध होकर काम करेगा। जब आप ये मतलब बाढ़ ला रहे भैया, तब आप थोड़ा सा कम उसको ये करो। आप दोनों आप बाढ़ लाए जा रहे हो, वो ये किया जा रहा है, कैसे होगा? तो सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल हैं। मतलब जो अंतर्जनित जो बल होते हैं मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल होते हैं, तथा बहिर्जनिक प्रक्रिया मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती है। जो मतलब भूमि जो विघर्षण मतलब क्या होता है? उसको घर्षित करते रहना, मतलब उसको काटना, है ना, वो चीज बता रहा है। हम्म। बात करते हैं भूतल, जो भूमि का तल है संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है। अब सही बात है, जो भूतल है वो संवेदनशील है, आप उसको उसको जैसा चाहे आप उसको वैसे यूज कर सकते हो। जो भूमि है उस पे आप खेती भी कर सकते हो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, मकान भी बना सकते हो, ठीक है, या आप गार्डन भी बना सकते, डिपेंड ऑन यू। तो मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है, जो अपना हम निर्वाह है ना, तो इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। भूमि का सही बात, हम लोग जैसे चाहते हैं वैसे यूज करते हैं। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है। मतलब सस्टेन करने में जो होता है, पर्यावरण पर्यावरण के सस्टेन करने में सभी जीवों का होता है योगदान होता है। वो पेड़ पौधों का भी योगदान है सस्टेन करने में। अगर पेड़ पौधे जब मिट्टी को बांध के नहीं रखेंगे तो मिट्टी बह के चली जाएगी, वो पूरा इतना बरसात बाढ़ उड़ाएगा तो, ठीक है भैया। और अगर उसको पेड़ पौधों को भी कोई नहीं काटेगा, कोई जीव जंतु नहीं खाएगा, तो हर जगह तो जंगल ही रहेगा, तो आदमी फिर कैसे सरवाइव कर पाएगा? है ना? तो हर कोई एक दूसरे को मतलब क्या कर रहा है धरातल में, मतलब क्या योगदान दे रहा है उस चीज को सस्टेन करने में। और मनुष्य ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए, है ना, मतलब भविष्य के लिए। और धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि में आकार प्राप्त हुआ है। मतलब क्या, जो धरातल के अधिकांश भाग है ना, उसको बहुत लंबी अवधि, सैकड़ों हजारों वर्ष में क्या हुआ, आकार प्राप्त हुआ है। कि मतलब पहले तो और गड्ढा ऊंचा था, पर बहुत सारा चीज होता है ना, धीरे धीरे चीजें मतलब सही हो रही है। बट अगर अब उसमें भी अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो चीज भी दिक्कत हो सकता है ना। ठीक है भैया। उसके बाद तथा मानव द्वारा इसके उपयोग दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता जो विभव में बहुत अधिक तीव्र से ह्रास हो रहा है। मतलब अब सही बात है, मनुष्य जैसा चाह रहा है वैसे उसके हिसाब से पर्यावरण का मानवीकरण कर दिया। मानवीकरण करने की वजह से क्या हो गया है कि जो है ना, इसका मतलब तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। चाहे इन्वायरमेंट का बात करो, चाहे जो चीजें जो भी घटनाएं घटित हो रही है ना, बस हम उसमें हमारा बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि मानो उसको अपने उपयोग के लिए। आपको पलंग की जरूरत है दो, मतलब मतलब दो आदमी एक पलंग में सो सकते हैं, बट आदमी चार रख रहा है, सोफा रख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फर्नीचर आप बनाए जा रहे हैं, इतना दोहन कर रहे हैं, ठीक है, पर आप सस्टेन करने के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि उस पर बहुत चीजें हम्म। निर्भर करती है। सिर्फ आप तो नहीं सोच सकते कि अपने लिए मैंने बेड बना लिया, अपने लिए सोफा, बता आप एक आदमी रह रहे हो, सोफा भी रख लियो, बेड भी रख लियो, भाई आप कुर्सी में भी बैठ सकते हो, इतना बड़ा सोफा रखने की जरूरत नहीं है आपको। बट लोग क्या होते हैं, देखो भैया, बड़े बड़े भी लोग शहरों में कैसे रखते हैं जिंदगी। एक आदमी है, उसके लिए इतना बड़ा बिल्डिंग ये बना के रख लेता है। उसके बाद यदि इन प्रक्रियाओं जिन्हें धरातल को विभिन्न आकार दिया है अभी दे रही है, तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे ये निर्मित हुई को समझ लिया जाए, तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने में भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। सही बात, जितना हम दोहन कर रहे हैं उसका जिसका उसका जो परिणाम हो रहा है, अभी हम देख रहे हैं इतने ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, और किस प्रकार से हमारा पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया है ना, जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, गर्मी के दिन में बारिश हो रहा है, बारिश के दिन में ठंडा लग रहा है, कि कब क्या हो रहा है। हम्म। चीजों का अगर हम जान पाए तो कहीं ना कहीं हम बचा पाएंगे। अब बात करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जो भूआकृतिक प्रक्रिया होती क्या है, ये कैसे मतलब वर्क करती है। तो अब हम बात करते हैं, जो आप भूआकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे धरातल के पदार्थों पर। अब जो धरातल के जो पदार्थ है ना, जो भी पदार्थ है, पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भूआकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं।
भूआकृतिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? जैसे कि धरातल के पदार्थ, धरातल में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, पर अंतर्जनी जो अंतर अंदर का है बल, वो और बहिर्जनी मतलब बाह्य बल द्वारा भौतिक दबाव, उसमें मतलब जो प्रेशर पड़ता है, तथा रासायनिक की क्रिया, जो भी रासायनिक एक्टिविटी होती है के कारण भूतल, जो भूमि का जो तल है ना, के विन्यास में परिवर्तन को ही भूआकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। और पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता अंतर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं। ऐसे पूछ सकता है कि जो पटल विरूपण है, ज्वालामुखीता, ये क्या अंतर्जनित है कि बाह्यजनित? तो अंतर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाएं जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित है। अपक्षय, हाँ, वृहत क्षरण मतलब मास वेस्टिंग, अपर्दन एवं निक्षेपण, डिपोजिशन, हाँ डिपोजिशन, बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं। तो अपक्षय पूछ सकता है, जैसे अपक्षय होता है ना किसी चीज का वृहत क्षरण, उसका बहुत ज्यादा क्षरण हुआ। अपर्दन, जैसे मिट्टी का अपर्दन की बात करते हैं। निक्षेपण अगर किसी चीज का होता है, तो ये सब चीजें हैं मतलब बहिर्जनिक में आएंगी। और उसमें जो पटल विरूपण है, ज्वालामुखीता, ये अंतर्जनित में आएंगी, ठीक है। उसके बाद प्रकृति के किसी भी बहिर्जनित तत्व, जैसे जल हो गया, तो जल हो गया, हिम हो गया, वायु हो गया, ये सब बहिर्जनिक तत्व है, ठीक है, जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है, को भू आकृति कारक कहा जाता है। मतलब क्या करते हैं ये, जो धरातल के जो पदार्थ होते हैं ना, को अधिग्रहण एक्वायर करता है तथा परिवहन करने में ये सक्षम बनाता है। सही बात है। आप देखो जल, जल के द्वारा भी क्या है ना, सब महासागर में जल है, उसके द्वारा भी हम सड़क मार्ग के तहत क्या, उससे आसानी से हम जल मार्ग के थ्रू पहुंच जाते हैं कहीं भी। वायु के थ्रू भी देखो, अगर आपको कहीं पे लैंड करना हो, तो अगर आप वायु के थ्रू, जैसे मतलब आसमान अब मतलब चले गए, जैसे है ना, हम बड़े बड़े मतलब जहाज वहाज होते हैं, उनसे चले गए, ठीक है, तब कितने जल्दी पहुंच जाते। उसी सब का बात कर है कि कैसे जब ये ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट, थोड़ा सा रखिए। हाँ, तो अब बताना है, देखिए मैं बता रही हूँ, एक मिनट। ओके, तो मैं बता रही हूँ कि इसमें मैं बता रही थी कि जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं ना, मतलब कि चलायमान हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो चीजें होती होने लगती हैं, हो जाते हैं, तो हाँ, पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाया जाता है। जो पदार्थ होते हैं उनको हटाकर जो ढाल होता है उसके सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। तो उसके जो निचले भाग होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें उसको गिरा देते हैं, निक्षेपित कर देते हैं। और भूआकृतिक प्रक्रियाएं तथा भूआकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना कहा जाए, तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि एक दोनों दोनों एक ही होते हैं। जो मतलब ये बता रहा है कि जो भू-आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू-आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग ना कहा जाए, तो जो भू-आकृतिक जो कारक होते हैं ना, वो बहिर्जनिक कारक ही मतलब कहलाते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है। और एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एक गतिशील माध्यम, जैसे जल, हिमानी, हवा, लहरें एवं धाराएं इत्यादि हैं, जो धरातल के पदार्थों को हटाता है ना, जो भी धरातल के पदार्थ उसको हटाता है, उसको ले जाने का काम करता है तथा निक्षेपित करता है, उस चीज को गिराता है। और इस प्रकार प्रभाव युक्त, जैसे जल हो गया, भूमिगत जल हो गया, हिमानी हो गया, है ना, उसके बाद हवा हो गई, लहरें, धाराओं इत्यादि को भू आकृति कारक कहा जाता है। तो ये सब जो घटनाएं है ना, वो सभी भू आकृति कारक है, ठीक है भैया, क्योंकि सब देखते हो भूमि में ये सब घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद यहाँ पूछता है हाँ। कि आप समझते हैं कि भूआकृतिक कारकों को भूआकृतिक प्रक्रिया में अंतर करना आवश्यक है। वो चीज तो हम लोग ऊपर पढ़े ना, कारक और प्रक्रियाएं, तो बोला जा रहा है विशेषकर इसको एक ही रूप में माना जाना चाहिए, है ना। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल है ना, बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, वो ढाल के सहारे सभी जो गतिशील जो पदार्थ हैं को सक्रिय तो बनाता ही है, बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर भी बनाता है। और अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों एवं हाँ, तो अप्रत्यक्ष
कर्षक प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। ये चीज उसमें पूछ रहा है कि जो अप्रत्य जो गुरुत्वाकर्षक जो प्रतिबल होते हैं ना, लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्या करता है, क्रियाशील बनाने का काम करता है। अब इसमें हम बात कर सकते हैं, निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जो निसंदेह जो गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपरदन परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। जिसके कारण क्या होगा ना, जो अपरदन जैसे होता है ना, अपरदन जो चीज है उसका मतलब हट जाना, नीचे नीचे परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, चीजें नीचेपन नहीं हो पाएगा उस चीज का। तो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं, है ना। वो जो अब हम बोलेंगे, जो हम एक जगह से, देखिए भैया, जैसे हम एक जगह पे हैं, ऐसा तो हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं, जो पृथ्वी चलायमान है, मन की गतिशील है, तो ऐसा तो होना चाहिए कि अभी हम यहाँ पे अपने घर पे, पता चलता है कुछ देर के बाद हम दूसरा जगह पे पहुंच गए, पर हम यहीं पे स्थिर कैसे हो पाते हैं, हमारा पैर थे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमको क्या करता है ना, धरातल पे से हमको जोड़े रखता है, ठीक है। और यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। जो भूतल पे जो भी पदार्थ पाए जाते हैं ना, सबको संचालन के को प्रारंभ संचलन को करता है। प्रारंभ करता है। हाँ। और सभी संचलन, चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर हो, या प्रवणता के कारण घटित होते हैं, जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर, तथा उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की। जैसे अभी हम बात करते हैं ना, अंतरिक्ष अंतरिक्ष में जैसे गई थी, है ना, वो तो अंतरिक्ष में कैसे होता है, आदमी स्थिर कैसे नहीं रह पाता, इधर से उधर कैसे होते रहता है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, जिसकी वजह से होता है ना, आदमी अपने स्थिर तरीके से नहीं रह सकता, हमेशा आदमी उड़ते रहेगा, कभी इधर रहेगा, उसको अपने आप को बांध के रखना पड़ेगा, अच्छे से नहीं बांधेगा। तो जैसे अभी हम लोग कुछ बांध के नहीं रखते, फ्री रहते हैं, पर हम लोग को कोई बांधे रहता है, तो वो बांधता कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। भैया समझ में आया इतना कुछ? हाँ। ओके। अब हम बात करेंगे ना इंडोजेनिक प्रोसेसेस, है ना, क्या है अंतर्जनित प्रक्रियाएं। जैसे पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भूआकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाएं हैं। जैसे हम लोग भी पढ़े थे ना, पी पवन, पी हाँ, एस तरंगे, पी तरंगे, है ना, धरातली तरंगे, ये सब के बारे में, है ना। ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद घूर्णन, रोटेशनल होता है, रोटेशन होता है ना, पृथ्वी का तो घूर्णन होता है, रोटेशन एवं ज्वारी जो घर्षण होता है, तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी उष्मा द्वारा उत्पन्न होती है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी उष्मा द्वारा उत्पन्न होती है, और भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले उष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता को प्रेरित करने का काम करती है। तो जो पटल विरूपण होता है ना, उसको ये क्या करता है, और ज्वालामुखीता जो होता है ना, उसको प्रेरित करता है। हाँ, उसके बाद भूतापी प्रवणता, है ना, आगे हम पढ़ेंगे ज्वालामुखीता होता है क्या है, पटल विरूपण, तब इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो जो भूतापी प्रवणता एवं अंदर के उष्मा, जो भूतापी प्रवणता है एवं अंदर के जो होते हैं ना उष्मा, जो अंदर का जो उष्मा निकलता है ना, गर्मी प्रवाह, हाँ, उष्मा प्रवाह और भूप्रपट्टी की जो मोटाई होती है एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते। जो अंतर्जनित जो बल होते हैं ना, उसके जो कार्य होते हैं समान नहीं होता है। द्वारा नियंत्रित मूल भूप्रपट्टी की सतह असमतल होती है। क्या बोल रहे हैं भैया? नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरे को लगा आप कुछ बोल रहे। आपके पास कोई है ना, वो शायद बोल रहे। तो इसमें क्या बताया कि जो भूतापीय प्रवणता है अंदर की उष्मा प्रवाह, जो अंदर का जो उष्मा प्रवाह होता है ना, भूप्रपट्टी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण होता है ना, अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते, है ना। जो होता है, सबका अपना जो वर्क होता है वो अलग अलग होता है। हम तभी ना भैया देखते हैं कि हर जगह पे अलग अलग मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं, हर जगह का अलग टेम्परेचर है। कहीं पे आप देखोगे, कहीं जमीन कोड़ने पे तो देखो तुरंत पानी निकल जाएगा, कहीं पे पूरा अंदर से पूरा गैसेस निकलती है ना। तो अब हर जगह देखोगे टेम्परेचर अलग है। अब जब टेम्परेचर अलग है, तो वहीं पे तो अलग अलग चीजों का बनेगा, निर्माण होगा। जहाँ पे ज्यादा हीट होगा वहां देखोगे कोल बनेगा, ये बनेगा, आयरन बनेगा, ये सब। और जहाँ ज्यादा टेम्परेचर जब कोयला का पड़ेगा, तब वहां से क्या बनेगा, हीरा बनेगा, है ना। इस तरह से देखते हैं कि हर जगह की जो है जो तापमान है ना, अलग अलग होता है हर जगह पर, और सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका भी अलग होता है। अब हम बात कर लेंगे ना पटल विरूपण के बारे में। पटल विरूपण है क्या? सभी प्रक्रियाएं जो भूप्रपट्टी को संचलित, उत्पादित तथा निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। जो को हमारा ऊपर वाला भाग, उसको संचलित करने का काम, मतलब उसका देखने का, उत्पादित तथा निर्मित, निर्मित करती है, उत्पादित मतलब उथल पथल, है ना। जो पटल विरूपण के अंतर्गत
प्रक्रिया है। तीक्ष्ण मतलब होता है ना, तीक्ष्ण मतलब उसका बोलते भैया थोड़ा आक्रामक, तीक्ष्ण नहीं बोलते हैं। वलयन के माध्यम से प्रवर्त है ना, तो पट्टी की लंबी संकर पट्टियों को प्रभावित करने वाली प्रवर्तनी प्रक्रिया और धरातल के बड़े उत्थापन है ना, उत्पाद उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं, जिसे महाद्वीपों का देखते हैं धरातल के बड़े भाग के उत्पादन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रिया। उसके बाद अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न जो भूकंप होते वो। उसके बाद प्रकृति अरे आवाज ना। क्या बोल रही है? हाँ हेलो। आवाज फिर से हाँ ये वाला पढ़ो। पटल विरूपण फिर से पढ़ो, क्योंकि आवाज ना कट गई थी। ओके। हाँ, तो जैसे हम पटल विरूपण की बात करेंगे ना, जो जो सभी प्रक्रियाएं होती है ना, सभी प्रक्रियाएं जो भूप्रकृति को संचलित करती हैं, उत्पादित तथा निर्मित करने का जो काम करती है ना, वो विटल जो पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण, ठीक है। वलयन वलयन क्या होता है? अरे वलयन में वलयाकार होता है ना। रुक जाइए। रुक जाइए। हाँ, वलयन का मतलब क्या होता है भैया? घेरना, किसी चीज को घेरना या चक्र बनाना या उसका परिक्रमा करना होता है। तो जैसे वलयन हाँ के माध्यम से पर्वत निर्माण, मतलब वो चीज को वो घेर रहा है ना, घेरने का काम कर रहा है, पर्वत निर्माण करते उसको घेर रहा है, तथा भूपर्वतीय की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनी प्रक्रियाएं, जो परिवर्तनी जो प्रक्रियाएं घटित होती है ना वो। और दूसरा की ये कह रहा है धरातल के बड़े भाग के उत्थापन उत्थापन है ना। रुकिए भैया, सबको ना मीनिंग थोड़ा सा जान लेंगे तो सही रहेगा। हाँ, वो तो था। देखिए भैया, इसका वही वाला आसानी आसान भाषा से नहीं लिख सकता, तो इसका मतलब क्या होता है? उठाना या ऊपर ले जाना। तो हाँ, उठाना या विकृति, उठाना या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं, ये उसको ऊपर ले जाने का काम करते हैं। जैसे महाद्वीपों ये सब का जो निर्माण हुआ, कैसे हुआ? जो प्लेटें ये सब टकराई हैं, तो वो चीज क्या हुआ? हाँ ऊपर आया है ना, है ना। तो वो हाँ जब वो नीचे प्रेशर डालता है तो वो सिर्फ चीजें घटित होती है ना। उसके बाद तीसरा बोला अपेक्षाकृत छोटे हेलो। स्थानीय संचलन के कारण जो भूकंप होते हैं वो। और चौथा प्रॉपर्टी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तकनी की भूमिका है ना, उसमें प्लेट टेक्निकल। क्या बोले भैया? बलेन मतलब क्या बोली थी? घेरदार। हाँ, घेरना भैया, घेरना। घेरना। घेरना हाँ, घेरना, तो इसकी और परिक्रमा करना। और किसका पूछ रही थी आप? एक इसका पूछ रही थी मैं, क्या बोल रही है ना, उत्पादन, इसका मतलब ऊपर। हाँ, उत्थापन उत्थापन मतलब ऊपर ले जाना इसको या उठाना। ले जाना। ठीक है। हेलो। हाँ ओके। ठीक है, लिख लिया। प्रॉपर्टी प्लेट, हाँ ना, प्रॉपर्टी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तकनी की भूमिका है ना। जो प्लेट टेक्टोनिक है ना, वो जो होता है उसकी भूमिका रहती है। और प्लेट टेक्टोनिक परिवर्तन की प्रक्रिया में भूप्रॉपर्टी वलयन के रूप में तीक्ष्णता तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। तीक्ष्णता मतलब होता है आक्रामक रूप में नहीं होता है। क्या हो गया? हाँ, मतलब जैसे हम इसमें बोला ना भैया, कि जैसे कि प्रक्रिया में भूपर्पट्टी वलयन वलयन मतलब उसका घेरना, घेरना के रूप में तीक्ष्णता तीक्ष्णता मतलब बोलते हैं किसी भी चीज का तेजी या धार। जैसे तीक्ष्णता नहीं बोलते कि बहुत तीक्ष्ण, मतलब इसका जो धार है हाँ। वो मतलब बहुत भयानक है, वैसे बोलते हैं ना। तो हम्म। तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है, मतलब वो टूट जाती है। और महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति हो जाती है। जो महाद्वीपी जो रचना होता है ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है? साधारण विकृति, मतलब साधारण रूप से वो टूट जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पर्वत निर्माण प्रक्रिया, है ना। जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। जैसे कि पर्वतनी है, वो पर्वत निर्माण प्रक्रिया जो होता है उसको हम पर्वतनी कहते हैं। जबकि महाद्वीप रचना क्या होता
होता है महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया को महाद्वीप रचना कहते हैं, और पर्वत निर्माण प्रक्रिया को पर्वतनीय प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद पर्वतनीय महाद्वीप रचना, भूकंप एवं प्लेट, है ना, पर्वतनीय हो गया, ठीक है। उसके बाद महाद्वीप की रचना हो गया, भूकंप एवं प्लेट की विवर्तनीय प्रक्रिया से भूप्रपट्टी में अंश तथा विभंग हो जाते हैं। हाँ, मतलब भूप्रपट्टी में भ्रंश मतलब टूटना तथा विभंग, मतलब वो भंग हो जाता है, हो जाती है। और ये इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है। हम ये चीज तो पढ़े थे, दबाव, आयतन, ये क्या होते हैं ना, तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप सेल को यांत्रिक परिवर्तन, यांत्रिक सेल के बारे में पढ़े थे भाई, उसमें ना बोले थे इसका जो स्वरूप होता है उसके परिवर्तन आ जाता है। और स्वरूप में परिवर्तन के मतलब होने के पीछे क्या कहा गया, तो उसमें प्रेशर, किसी का दबाव ऊपर से पड़ रहा है चाहे नीचे से पड़ रहा है, या उसका आयतन जो था, जैसे पहले वो चीज छोटा सा, हम लोग जैसे हम मेरा अगर मैं जब छोटी थी, मैं 5 केजी की थी, है ना, फिर धीरे धीरे आयतन बड़ा हो गया, 20-25 केजी हो गए। बात करिए और टेम्परेचर में परिवर्तन, है ना, जैसे कि पहले का टेम्परेचर जो था, अभी उसमें बहुत डिफरेंस, इसके फलस्वरूप सेलों का आवाज नहीं है आ कि नहीं, नहीं जा रहा। आवाज बार बार कट रहा ओले है। मेरे भैया, ओले मेरे भैया, 1 मिनट। अब जा रहा है हाँ मेले भैया, रुकिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था, जैसे कि इसमें हम अभी मैं ये बता रही थी ना, जो पवन निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको पर्वतनी कहते हैं, और जो महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको हम महाद्वीप रचना कहते हैं। और पर्वतनीय महाद्वीप रचना, भूकंप, प्लेट विवर्तनिक, हाँ विवर्तनिक, उसकी प्रक्रियाओं से भूप्रपट्टी में भ्रंश तथा विभंग हो जाता है। भ्रंश मतलब उस चीज का टूटना, विभंग मतलब ये होता है उस चीज का विखंडित होना, हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है ना, दबाव, कल हम पढ़े थे दबाव, आयतन, तापक्रम, इसमें किस में पढ़े थे, कांतिक सेल वाला में, जो उसका स्वरूप में ही परिवर्तन कर देता है। जैसे दबाव की बात करें, या ऊपर या नीचे से उसमें प्रेशर पड़ता है तो उसका स्वरूप में परिवर्तन होता है। आयतन की बात जैसे मैं अपना बताई, जैसे मैं 5 केजी की थी, कैसे मैं 25 केजी हो गई, वो चीज मैं बताई। तथा तापक्रम में परिवर्तन, जो उसका टेम्परेचर है उसमें परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, सेलों का कायांतरण प्रेरित होता है, मतलब उस चीज में वो चेंज हो जाता है। अब हम बात करेंगे वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म मतलब ज्वालामुखीता क्या है। 1 मिनट, 1 मिनट भैया, रुक जाइए, मेरा कहाँ से हो गया, अरे यार। हाँ, उसके बाद वॉल्केनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो वॉल्केनिज्म किसको कहते हैं, तो ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई सेलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। तो इसमें वॉल्केनिज्म के बारे में तो हम लोग जान ही रहते, जैसे अंदर में जो पिघली हुई जो सेल होती है, लावा, है ना, जो लावा होता है जिसको हम मैग्मा कहते हैं ना, मैग्मा, है ना, हम्म, मेघना उसको इंग्लिश में बोलते हैं, लावा उसको हिंदी में बोलते हैं। का भूतल की ओर संचलन, जो भूतल है उसकी ओर संचलन मतलब उसकी ओर निकलना, एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ये जो ज्वालामुखी स्वरूपों का इससे निर्माण होता है। हम देखते हैं ज्वालामुखी सबका जो आंतरिक रूप से होता है, बाह्य रूप से होता है, ज्वालामुखी स्वरूप का निर्माण होता है। और इस पुस्तक की द्वितीय इकाई की ज्वालामुखी शीर्षक में पिछले अध्याय के अग्नि शिला शीर्षक, मतलब इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बहिर्जनिक प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। एक्सो हाँ, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, ठीक है। इंद्रजनिक पढ़े, अब हम बहिर्जनिक पढ़ेंगे, बहिर्जनिक प्रक्रिया। तो बहिर्जनिक प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक के कारणों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है ना। ये बोल रहा है कि जो सूर्य देखिए, बहिर्जनिक प्रक्रिया में बोले ना भैया, तो बहुत बड़ा फैक्टर सन निभाता है। आप जल उल की बात करते हो, पर सबसे बड़ा रोल किसका, सन का है ना, क्योंकि उसमें टेम्परेचर, वो चाहे तो कहीं भी इतना टेम्परेचर कर दे कि वहां का पानी बहा दे, है ना। तो सब जो चीजें होती है उसी के आधार पर कंट्रोल होती है ना। हम्म, उसके बाद ये चीज के सूर्य द्वारा निर्मित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिकी कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त होती है। उसके बाद अब हम बात कर सकते हैं भैया, 1 मिनट, पता नहीं कोई ने इधर क्या जला दिया है, इतना दूसरा एकदम लग रहा है हाथ में नहीं ले पा रही हूँ। अच्छा। सही, रुको, मैं फिर ऑन कर लेती मैं पढ़ूं क्या? हूँ। हाँ, पढ़ोगे तो पढ़ो आप। क्या गुरुत्वाकर्षण से पढ़ना है ना? गुरुत्वाकर्षण से, हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल, हाँ, ढालयुक्त सतह वाले।
कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल ढालयुक्त सतहों वाले धरातल पर कार्यरत रहता है। जो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये मतलब वो ना अपनी तरफ खींचता है, ढकरा के चला जाए कुछ, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही तो जाता है। तो कह रहा है तथा ढाल की दिशा में ना पदार्थ को संचालित करता है वो। और प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं ना। जो प्रति इकाई क्षेत्र होगा उसमें जो अनुप्रयुक्त जो बल होगा ना, जो मतलब उस पे बल कार्य करेगा ना, उसी को ना प्रतिबल बोलेंगे, है ना। हम्म। उसके बाद जो है ना, कह ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। इससे जो है ना विकृत विकृत प्रेरित होती हैं। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल और जो है ना इसको बिलककारी बल बोलते हैं, होते हैं ये। हम्म। बिलककारी बल मतलब क्या होता है? अच्छा, बिलगकारी मतलब उस चीज को हाँ अलग कर रही है। सियर सियर मतलब हो जाता है उस चीज को अलग करना। हाँ, बांटना ना। हम्म। और यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। यही जो प्रतिबल है ना, हम्म। ये जो शैल हैं हम्म। और जो धरातल के जो पदार्थ वगैरह हैं इनको ना वो विखंडित कर देता है, तोड़ देता है। अपरूपण, उसके बाद ना अपरूपण, इसके बाद देखो इसमें दिया गया है एक डायग्राम के द्वारा ना समझाया गया है कि अनाच्छादित जो प्रक्रियाएं होती है उसमें बोलता है कि पहले प्रक्रिया, फिर प्रक्रिया जो है ना अपक्षय होगा, अपक्षय से गुरुत्वाकर्षण बल आएगा, गुरुत्वाकर्षण से वो आणविक दबाव तथा उसमें रासायनिक क्रियाएं होंगी और इसमें जो कार्य करेगा ना प्रेरक बल ऊर्जा होगा। उसके बाद बताया है कि बृहद संचालन होगा, बृहद संचालन को जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल पैदा करेगा। अपर्दन परिवहन होगा जिससे गतिज ऊर्जा होगा, है ना। अब अनाच्छादित प्रक्रियाएं उनका जो है प्रेरक बल है। इसमें बताया गया जो प्रतिबल का जो परिणाम, प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन है ना, या विसर्पण फिसलन होता है। हम्म। मतलब प्रतिबल का जो परिणाम होता है ना वो कोणीय विस्थापन होता है, मतलब वो वहां से विस्थापित हो जाता है, हट जाता है ना। हम्म। एंगुलर बोलता है उसको, डिस्प्लेसमेंट। हम्म। और या विसर्पण या फिसलन बोल सकते हैं, है ना। हम्म। हम्म। तो धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं। आणविक जो प्रतिबल होते हैं उससे ये प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे वो तापमान में परिवर्तन करते हैं, क्रिस्टलन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं ना। हम्म। उसके बाद रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं। जो मतलब सामान्यतः जो रासायनिक क्रियाएं होती है ना, समानता जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं वो उनके कणों के ना बीच के जो बंधन को ना ढीला कर देती हैं। जैसे मान लो कि अभी कोई चीज है उसका गट्ठर बंधा हुआ है, अब जब वो खिसक के जाएगा तो दूर तक स्लिपेज होकर के, तो वो जो है ना कहीं ढीला तो हो ही जाएगा, हम्म। होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे जैसे समझ सकते हैं गेहूं का जो है लोग ना इकट्ठा करके बांधते हैं ना गेहूं का वो पूरा जब खेत में, हम्म। हम्म। तो वो देखो आंधी आ जाता है तो उड़ा के ले जाता है तो सारा बोझ खुल जाता है उसका, गट्ठर खुल हम्म। जाएगा। हम्म। हाँ सटीक उदाहरण यही है हमारा, ठीक है। तथा जो है ना विलेय पदार्थों को घुला देते हैं उसमें, है ना। इस हम्म। प्रक्रिया इस प्रकार जो है धरातल के पदार्थों के पिंड जो है मतलब ना जो बॉडी है उसमें प्रतिबल हम्म। का विकास अपक्षय, बृहद क्षरण और संचालन अपर्दन एवं निक्षेपण का मूल कारण होते हैं ये, है ना। अब उसके बाद बोलते हैं जैसे चूंकि इसमें बताया गया कि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु पदार्थ है ना, जलवायु प्रदेश हैं जो परिदेश मिलते हैं। धरातल पर इसीलिए ना जो विभिन्न प्रकार के जो जलवायु प्रदेश मिलते हैं वो इसी वजह से मिलते हैं, है ना, हम्म। बाह्य कारक की वजह से। क्योंकि सूर्य इसमें सबसे ज्यादा रोल निभाता है ना कि बाह्य कारक को ये प्रभावित भी करता है, इधर उधर करता है। कहीं दिन हो रहा है, कहीं रात हो रहा है, कहीं ठंड हो रहा है, कहीं गर्म हो रहा है, तो सब बाह्य कारक है ना ये। हम्म। हाँ। अब इसी बात बताया गया चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश
मिलते हैं। इसलिए बाह्यजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से भिन्न होती है ना, प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षा दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं। जैसे कि आप जाएंगे दक्षिण भारत में तो अलग ही कुछ मौसम मिलेगा, उत्तर भारत में आएंगे तो कुछ अलग ही मिलेगा, हिमालय शिमला की तरफ चले जाएंगे तो कुछ अलग ही मौसम मिलेगा, है कि नहीं? हम्म। हाँ, जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं ना। आप देखेंगे हम्म। इसमें सभी बाह्यजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक समान शब्दावली आच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है ना। हम्म। आच्छादन मतलब क्या होगा? दिन तन, है ना। क्या बोल रहे भैया? मेरे फैन चल रहा नहीं तो मौज में नहीं है। बोल, क्या बोल रहे हैं? अनाच्छादन। अच्छा, अनाच्छादन, अनाच्छादन। हाँ, अनाच्छादन मतलब क्या होता है? देखना एक बारी। देख रही हूँ। अनाच्छादन मतलब बिना ढका हुए या बिना आवरण के, उसको अनाच्छादन कहते हैं। हाँ, सही बात। बिना ढका हुआ ना। हम्म। ढका हुआ। हम्म। हाँ, तो उसके बाद बिना ढका हाँ, हुआ है उसके बिना। बाद में तो दिया है भैया, अनाच्छादन का अर्थ दिया ही, आवरण हटाना उसका। हाँ, ठीक है। शब्द का देखो बोला है, अनाच्छादन शब्द का अर्थ है ना निरावृत करना या आवरण हटाना, है ना। अब अच्छा है, इसमें बताया कि बृहत सरल संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब जो बृहत क्षरण होगा, मतलब क्षरण मतलब टूटना, है ना। और संचलन मतलब जो संचालन होगा, उसमें संचलन होगा, मतलब जो एक्टिवनेस होगा उसका। और उसके बाद अपर्दन होगा उसका, अपर्दन अपर्दन मतलब ना टूट करके, मतलब वो जैसे कि डस्ट पार्टिकल में बट करके वो लोग निकल जाए, या अपर्दित होकर में, है ना। परिवहन आदि समझवा कट गया। भैया, आपका आवाजवा नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही थी हाँ, ना? आपका आवाज, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, कट गई थी। तब से अभी जस्ट जस्ट जितना बताया उतना मैं सुनी हूँ। अनाच्छादन तो हो गया था ना। हाँ, अनाच्छादन हो गया है, बिना अच्छा, ढका फिर हुआ इसके में। बाद मैं बताता। हेलो, हम्म। बता हाँ, था मेरे भैया बाह्यजनिक भू बताइए। आकृतिक हाँ। बाह्यजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक ना क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं, है ना। जो हम्म। भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे जगह ना भिन्न भिन्न होती ही हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि अक्षांशीय मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। इसमें बताया है कि जो जो जितने भी मतलब पृथ्वी है ना, वो हर हम्म। जगह ना उसका जो प्रदेश है ना वो अलग अलग जलवायु है, वहाँ के अलग अलग जो है तापमान है, अलग अलग वहाँ का मौसम है ना। तो सब जगह जो है अलग अलग जो है इसकी जो भू प्रवणता है ना वो अलग अलग है ना। हम्म। वर्षा वगैरह सब कुछ, हाँ। अब इसके बाद इसमें कह रहा है कि जो जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं ना। हम्म। वनस्पति का घनत्व, हम्म। प्रकार एवं वितरण जो हम्म। प्रमुखता वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं ना। हाँ, तरह की जो हाँ। वनस्पति का घनत्व है वो प्रकार एवं हाँ, वितरण में ना जो प्रमुखता से हाँ। वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करता है, क्योंकि जो ताप और वर्षा है वही तो मतलब अब कोई मान हम्म। लो कि कोई पौधा है उसको ग्रो होने के लिए तो प्रकाश वगैरह का ही तो जरूरत पड़ेगा। हम्म।
हम्म ताप, तो ताप हम्म और वर्षा पे निर्भर रहेगा। हम्म तो वायुजनिक हम्म भूआकृतिक क्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं ये ना, मतलब जो हम्म भूआकृतिक क्रियाएं हैं उस पे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। आप हम्म प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से डालते हैं ना। विभिन्न हम्म जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिण हम्म मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिमी मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यता प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है ना। जैसे हम्म तो दक्षिण मुखी मतलब ढाल है, उसमें पश्चिमी मुखी भी ढाल है अपेक्षाकृत, उसमें जो है ना अधिक सूर्यता प्राप्त होता है, क्योंकि वो जैसे कि कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा को नीचे जो 0 से 30 डिग्री का जो वो है ना, उसके नीचे में आता है ना, वो उसके बीच में आता है वो। हम्म तो वहां पे अधिक जो है सूर्यताप तो पड़ेगा ही पड़ेगा, विषुवत रेखा पे। हाँ, क्योंकि और उसमें ना वहां स्थानीय पे भिन्नता वर्षा भी भी अच्छा पाई खासा, हाँ अच्छी हाँ अच्छी खासी वर्षा होती है, तो वहाँ के जितने भी पेड़ पौधे होंगे ना भैया, वो काफी घने जंगल होंगे ना, जैसे अमेजन हाँ ये सब के जंगल बोलते हैं, वो विषुवत रेखा में से होता है ना। हाँ, और बहुत ही मजबूत भी होंगे वो। हम्म और उसके बाद ना पुनः वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण से में जो है संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। मतलब ये हम्म जो मतलब सारी प्रक्रियाएं बता, जैसे वायु का वेग जो होगा, वर्षण की जो हम्म मात्रा होगी वो ज्यादा होगी, इसकी जो हम्म गहनता होगी ना, क्योंकि उसकी हम्म गहनता होगी, वर्षण एवं वाष्पीकरण भी बहुत होगा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जब बारिश होगा तो वहां पे धूप भी बहुत तेज होगी, तो वहां से वर्षण का जो वाष्पीकरण भी जब बहुत तेजी से होगा, और तापक्रम की जो दैनिक स्थिति होगी उसमें भी बहुत सुधार भी होगा, और बहुत ही मतलब मॉइस्चराइज भी बना रहेगा, क्योंकि वहां पे हम्म ज्यादा से ज्यादा जो है ना बारिश वगैरह होती है इस वजह से। और हिमकरण एवं हम्म पिघलन की आवृत्ति, और इसमें दिखाया तुषार व्यापन की गहराई है ना। और हम्म उसमें अजबर पूछ रहा, सभी वायुजनिक प्रक्रियाओं के पीछे एक मात्र प्रेरक बल बल क्या होता है ना, हम्म तो क्या होता है सब बताओ। अगर गुरुत्वाकर्षण बल तो एक होगा, है ना। हाँ, एक प्रतिबल। हाँ, हाँ, अब उसके बाद ना ये आगे पढ़ो, थोड़ा सा आगे पानी और पी लो। पढ़ना है। हाँ पढ़ो। रुक जाए, पी ही लेती हूँ, थोड़ा मैं भी एनर्जी। बुक रख दी हो क्या? रख नहीं रही हूँ, पानी पीने गई थी। अच्छा। सुनिए, मतलब अच्छा मेरा आवाज बहुत थोड़ा दूर पड़ जाता, जा रहा है ना आवाज। हाँ, हाँ, और क्या। ठीक है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ भैया, कितना दूर तक बताना है, 6 बज गया है, बताना है और आगे। हाँ, यहाँ तक बता दो ना अभी, बताओ ये भी हम्म सब, हाँ तभी अगर नहीं तो नहीं खत्म हो पाएगा, अभी बता दो ये इतना। हाँ हाँ, ठीक है। यदि हाँ यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की जो गहनता सेलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती। यदि भी जो जलवायु के जो कारक होते हैं समान हो, तो जो बहिर्जनिक जो भूआकृतिक प्रक्रियाओं के कार्य जो कार्य होते हैं उसकी गहनता सेलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। और संरचना में वलन, भ्रंश एवं संस्तर, संस्तर मतलब उस चीज का थोड़ा टूटना होता है, भ्रंश मतलब वो चीज जो चीज है ना, ब्रश नहीं बोलते भैया कि वो टूटा हुआ अजीब सा, वो चीज हो जाएगा। उसके बाद वलन, वलन भी हम बोले थे ना कि मतलब घूरना उस चीज का, बलियन हम्म। होना। उसके बाद झुकाव जोड़ों की उपस्थिति अनुपस्थिति, संस्तरण तल या घटक खनिजों की कठोरता, जो घटक खनिज होता है उनकी कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि जो होते हैं ना सम्मिलित इसमें माने जाते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार की सेलें अपनी संरचना में विभिन्नता के कारण भूआकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध, है ना, ये विभिन्न प्रकार की जो सेलें होती हैं अपनी संरचना में भिन्नता के कारण जो होता है ना, उनकी संरचना में भिन्नता के कारण भूआकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका तरफ से पता नहीं कौन सा आवाज आ रहा है भैया, तो माइक ऑफ कर लीजिए तो।
हाँ, तो उसके बाद जैसे विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती। एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। मतलब एक तरफ क्या हो सकता है, जैसे एक विशेष सेल की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक के प्रति क्या प्रतिरोध मतलब उसके खिलाफ हो सकती है, तो दूसरी तरफ क्या हो सकती है ना, जो प्रतिरोध रहित मतलब उसके खिलाफ नहीं हो सकती। तो विभिन्न जलवायु की दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेलें भूआकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती, अतः वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती है तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती है। जो भी स्थलाकृतियों में जैसे उबड़ खाबड़ होता है ना भैया, उसमें मतलब भिन्नता का कारण बन जाती है। और अधिकांश बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव जो होता है थोड़ा एवं मंद होता है। मंद मतलब होता है ना धीमी गति से, है ना, होता है, तथा अल्पावधि में अनुवगम्य हो सकता है। मतलब अल्पावधि मतलब कम टाइम में अनुवगम्य मतलब इम्पेरेसिटिबल मतलब अनवगम। रुकिए भैया, मैं इसको सर्च करती हूँ, अनगम का बोल रहा है एकदम ऐसा लिख देता है ना फालतू वर्ड। इतना भी जो नहीं लिखा था शुद्ध हिंदी, पढ़ ही ना पाया आदमी। रुक जाइए, अनव अनवगम्य मतलब जो समझने या जानने के योग्य उसे बोलते हैं अनवगम्य। हो सकता है। और दीर्घावधि में यह सतत श्रांति श्रांति के कारण सेलों को तीव्र रूप से प्रभावित। हाँ अनगम्य मतलब जानने वाला। हाँ, जो समझने योग्य जिसको समझा जा सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं अनवगम्य। अनवगम्य। और दीर्घावधि में यह सतत श्रांति के कारण सेलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः यह स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर यदि मूल से भूप्रपट्टी के उद्गम से संबंधित तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर भूआकृतिक प्रक्रिया में उनके दर में अंतर आदि के कारण ये एक न एक रूप में विद्यमान होते। कुछ बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ होता है ना विस्तृत रूप से बताया गया। जो अपचय होता है वेदरिंग, वो क्या होता है? अपचय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। जो अपचय होता है उसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय जो तत्व होते हैं ना, वायुमंडल में जैसे नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब जितने भी तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपचय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं होती हैं। जो अपचय होता है ना भैया किस चीज का, उसके अंदर अनेक प्रक्रियाएं होती है जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों, जो धरातल पे जो भी पदार्थ होता है ना उसको प्रभावित करते हैं। पता नहीं, ऐसे लगा कुछ कोई जला रहा है, मैं सांस ही नहीं ले पा रही हूँ बार बार। और छत में जाओ किससे मंदिर दिखेगा नहीं ऊपर में। अच्छा गैस भर गया रूम में भैया, कोई कोयला वोला जला रहा होगा शायद, और क्या जला रहा है। अच्छा मैं बता रही, जो अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन या अपघटन मतलब उसका डिकम्पोजिशन जो हम पढ़े थे ना, अपघटन होना उस चीज का। जैसे हम अपघटन में जैसे हम बात करते जैसे पेड़ पौधे का अपघटन हो गया, उससे कोयला बन गया, है ना, उस चीज का मतलब टूटना बिखरना मरना, उस चीज का जमीन में धस जाना। तो ये जाता है अपक्षय को मौसम में जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक अपघटन के रूप में परिभाषित हम कर सकते हैं इसको। जो अपक्षय होता है वो क्या होता है, जो मौसम एवं जो जलवायु के कार्य जो भी होते हैं के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक डिकम्पोजिशन में प्रभावित कर सकते हैं। चूंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में इसका जो होता है संचलन होता है। यह एक सब स्थानीय मतलब इन सीटू या तदस्थन ऑन साइट प्रक्रिया है। अच्छा रुकिए, भैया मतलब इन मतलब इन सीटू मतलब क्या होता है पता है? हेलो, इन सीटू इन सीटू मतलब अपने जगह स्वस्थ। पे। हाँ, स्वस्थ थाने तो लिखा हुआ है। इन सीटू मतलब ना जहाँ पे हाँ वो वही तो रहता है। स्वस्थ। हाँ स्वस्थान। हाँ, तदस्थान और वो रहते हैं, तदस्थन मतलब मतलब जो स्थान है उससे दूसरा स्थान हो। हाँ ऑन साइट मतलब। हम्म।
वही चीज। उसके बाद मतलब हाँ की प्रक्रिया है, अपचय प्रक्रियाएं जटिल भौमिकी, मतलब जटिल भौमिकी जलवायु एवं स्थलाकृति के वनस्पति कारकों द्वारा जो होती है ना प्रानुकूलित होती है, वो प्राण के अनुकूलित होती है। और इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। और इसमें क्या होता है, जलवायु का बहुत महत्व है। और न केवल अपचय प्रक्रिया अपितु अपचय मेंटल की गहराई, जो मेंटल होता है उनकी गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न 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 होती है। हम्म। इसमें भिन्न भिन्न होती है, ये बता रहा है। उसके बाद अपचय प्रक्रियाओं के तीन प्रमुख प्रकार हैं, जैसे एक हो जाएगा रासायनिक, दूसरा हो जाएगा भौतिक या यांत्रिक, तीसरा हो जाएगा जैविक, है ना। इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, मतलब कतिपय अकेले काम करती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। मतलब ये जो होता है ना, मतलब तीनों होता है, तीनों मिलकर काम, जैसे कोई भी चीज होता है ना भैया, अपचय प्रक्रिया कोई चीज का होता है, वो रासायनिक रूप से भी होगा, भौतिक भी होगा, उसका जैविक भी होगा, ठीक है। तो इसमें बता रहे कि कतिपय मतलब कि कोई अकेले थोड़ी है ना कि काम करता, परंतु किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्व, जैसे हम कोई चीज का बात करते हैं ना, जैसे कि सब्जी बनाने के लिए तो हम सब चीज का मतलब लेते हैं ना, चीज लेते हैं, पर हो सकता है शायद हम उसमें आलू ज्यादा डाल दिए है ना, तो ऐसा हाँ। होता है कि किसी का योगदान ज्यादा हो सकता है। यही बात इसमें कह रहा है भैया, थोड़ा सा ना मेरे को काम है, शाम को मेरे को थोड़ा काम रहता है घर उर का, तो मेरे को अच्छा। जाना पड़ेगा। अच्छा मेरे पापा को भी कॉल करना है अभी, उनको बुलाने रासायनिक, बोलना है बहुत सारा सामान, मेरे मम्मी सुनो बोल ना, रही है बार बार। हाँ। रासायनिक यहाँ से ना कल पढ़ेंगे।